नमस्कार दोस्तों। भारत में कुल 29 राज्य हैं और सभी राज्यों का अपना एक अलग महत्व है। मगर बात जब मीडिया और हाइलाइट्स की आती है तो गिने चुने राज्यों को ही ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है। आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े स्टेट यानी असम की। दोस्तों, असम में हर साल बाढ़ आती है और सेंट्रल वाटर कमीशन के डेटा अनुसार हर साल 26 लाख लोग इस बाढ़ से अफेक्ट होते हैं। पिछले साल 2019 में लगभग 57 लाख लोग इस बाढ़ से अफेक्टेड थे। 1988, 1998 और 2004 के बाढ़ अब तक के सबसे खतरनाक बाढ़ माने गए हैं। 2004 में तो 1.2 करोड़ लोग इस बाढ़ से अफेक्टेड थे और 250 से ज्यादा लोगों की जाने गई थी। अगर हम 2020 की बात करें तो फर्स्ट वेव ये साइक्लोन इम्फाल के रूप में 2 महीने पहले आ चुका था और सेकेंड वेव की शुरुआत भी हो चुकी है। अब तक 35 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से अफेक्ट हो चुके हैं और 102 लोगों से ज्यादा मृत्यु हो चुकी है। 76 लोगों की मृत्यु ये बाढ़ की वजह से और 26 लोगों की मृत्यु ये लैंडस्लाइड्स की वजह से हुई है दोस्तों। और रिसर्चर्स मानते हैं कि 19, 20 और 21 जुलाई ये अब तक के सबसे खराब दिन रहने वाले हैं, जहां पर नदियां ओवरफ्लो होकर बह रही हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सेंट्रल वाटर कमीशन के डेटा अनुसार हर साल 128 करोड़ की फसल ये खराब हो जाती है असम में बाढ़ की वजह से और 10,900 से ज्यादा कैटल्स और प्राणियों पर भी इसका प्रभाव होता है। दोस्तों, 1956 से 2020 तक लगभग हर साल असम में बाढ़ आई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर साल असम में बाढ़ क्यों आती है, कितने लोग इससे अफेक्ट होते हैं, कितने लोगों की इस वजह से जान जाती है, कितने एनिमल्स इस वजह से अफेक्ट होते हैं, मीडिया इस पे क्यों अटेंशन नहीं दे पाता, गवर्नमेंट इस पर क्या क्या एक्शंस ले रही है और क्या क्या एक्शंस हमें लेने की जरूरत है। दोस्तों, इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र ये गंगा नदी से भी काफी विशाल नदी है। इसकी टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर है और टोटल अगर हम ड्रेनेज एरिया देखें तो 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर का ब्रह्मपुत्र का ड्रेनेज एरिया है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र ये असम के बीच में से होकर गुजरती है और असम को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। हर साल असम में फ्लड्स क्यों आते हैं, इसके मुख्य 4 कारण हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई नदी बहती है तो उसके तट पर मिट्टी यानी सॉइल और कीचड़ ये काफी मात्रा में होता है। ब्रह्मपुत्र विश्व के पहले 5 नदियों में से आती है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिट्टी और कीचड़ होता है, जिसे सेडिमेंट कहा जाता है। अगर हम 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में देखें तो 1128 टन का सेडिमेंट होता है। ये सभी सेडिमेंट चाइना के तिब्बत से होकर ही आता है। जैसे ये नदी असम पहुंचती है तब हायर लेवल से लोअर लेवल पर जब ये पानी बहता है तो सभी सेडिमेंट ये असम में डिपॉजिट होता है और वाटर की स्पीड भी काफी बढ़ जाती है क्योंकि वो हाई लेवल से लो लेवल पर ट्रैवल करती है। इस वजह से असम में फ्लड्स काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं। सेकेंड रीजन, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में आने वाला एक्सेस वाटर ये भी असम में ही आता है, जिस वजह से असम में वाटर लेवल काफी बढ़ जाता है। थर्ड रीजन दोस्तों, आपको याद होगा कि 15 अगस्त 1950 में इस 20वीं सदी का 6वां सबसे बड़ा भूकंप आया था जो कि असम और तिब्बत में अफेक्ट किया था, जिसे असम अर्थक्वेक भी कहा जाता है। इस अर्थक्वेक का प्रभाव आज तक तिब्बत और असम के फ्लड्स पर पड़ता है। असम की वाटर लेवल ये 2 मीटर से बढ़ गई थी। और चौथा रीजन है ऑब्वियसली ह्यूमंस, क्योंकि हम लोग समुद्र तट पर जाकर रहते हैं, वहां के जंगल और लकड़ियां काफी मात्रा में तोड़ी है, डिफॉरेस्टेशन किया है और वहां पर कैचमेंट जोन्स बनाए हुए हैं। इस वजह से ये भी कंट्रीब्यूट करता है फ्लड में और सॉइल इरोजन को रोकने में। दोस्तों, अगर हम असम का टोटल फ्लड प्रोन एरिया देखें तो ये 31 लाख एकड़ का है, जो कि पूरे भारत का 10% फ्लड प्रोन एरिया है। अब हम बात करेंगे इस पर गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शंस आज तक लिए हैं इस फ्लड्स को रोकने के लिए। दोस्तों, सरकार ने इस विषय में ब्रह्मपुत्र बोर्ड कमेटी का चयन किया। 1982 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने काफी सारे ऐसे सजेशंस दिए जिस वजह से बाढ़ पर नियंत्रण लाया जा सके, जिसमें से 4 मुख्य सजेशंस थे। पहला कि असम में काफी सारे डैम्स और रिजर्वायर्स बनाए, मगर ये डैम्स और रिजर्वायर्स में वो कैपेसिटी नहीं थी कि ब्रह्मपुत्र के पानी को रेगुलेट कर सके, जिस वजह से सभी लोकल्स और एक्टिविस्ट लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और यह विचार कैंसिल कर दिया गया। सेकेंड, जो कि गेरुकामुखा यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन की साइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यहाँ पर
डैम और रिजर्वायर बनाने का प्रस्ताव रखा गया, मगर इसे अरुणाचल प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया ताकि बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स ये पूरे पानी में बह जाते। तीसरा उपाय था सुहासिनी प्रोजेक्ट, जिसे भी कैंसिल कर दिया गया। और चौथा उपाय था एम्बैंकमेंट बनाना। एम्बैंकमेंट्स यानी किसी भी शहर या गांव से पहले एक आर्टिफिशियल मैनमेड एक वॉल बनाई जाती है, जिस वजह से पानी ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करे। एम्बैंकमेंट्स ये सबसे शॉर्ट टर्म प्लानिंग माना जाता है और लॉन्ग टर्म में ये सक्सेसफुल नहीं होती, मगर सरकार ने एम्बैंकमेंट्स का ही रास्ता चुना। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 60 सालों में अब तक 30,000 करोड़ रुपए धनराशि ये एम्बैंकमेंट्स बनाने में खर्च हो चुकी है आज तक। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के ऊपर। हमेशा ऐसा क्यों होता है जब आसाम में फ्लड्स आते हैं तभी सबका ध्यान आसाम की ओर जाता है, इसे मीडिया तक कवरेज नहीं देती क्योंकि यहाँ से टीआरपी जनरेट नहीं होती। दोस्तों, ये सिर्फ आसाम का ही प्रॉब्लम नहीं, बल्कि तिब्बत से लेकर बांग्लादेश तक कई जगहों पर ये प्रॉब्लम है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये तीनों देशों की सरकारों ने मिलकर इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशन से ही निकालना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि तिब्बत से लेकर बांग्लादेश तक बहुत सारे कैचमेंट जोन्स है, जिसे सरकारों को कैटेगरी वाइज डिवाइड करके वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना बहुत ही जरूरी है। सेकेंड, जहां से सेडिमेंट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तिब्बत से लेकर बांग्लादेश तक, सभी सरकारों ने सेडिमेंट फॉर्मेशन को कम करने की योजना बनानी चाहिए, जिस वजह से वाटर का फ्लो ये कम हो सके और आसाम में बाढ़ की तीव्रता को रोका जा सकता है। फ्लड और बारिश इन्हें हम रोक नहीं सकते, मगर इससे होने वाले प्रभाव को जरूर कम किया जा सकता है। बहुत सारे इंसान और जानवरों को भी इसके प्रभाव से बचाया जा सकता है और सभी देशों को मिलकर इस पर एक्शन लेना काफी जरूरी है। मैं संजय उपाध्याय एवन टॉक से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।